नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस 15 मिनट शो में हम लोग खास क्वेश्चन करने वाले हैं और ये खास क्वेश्चन बीपीएससी एईडीयू को टारगेट क्वेश्चन होने वाला है। यानी अगर आप बीपीएससी एईडीयू का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों ये आपके लिए सेशन शानदार और वरदान साबित हो सकता है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, हालांकि आप सभी लोग अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सवाल है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। आप सभी जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है साथियों? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है साथियों वह कौन सा है? वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। यानी हमारे वहां पूंजीवादी और समाजवादी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी का अस्तित्व पाया जाता है। जहां पर हमारे देश में जब उत्पादन की बात होती है तो उत्पादन जो है सरकार और निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से यानी सह अस्तित्व के साथ उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्न के पहले जवाब में कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया था। देखता हूं मैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। अभी हमने डिस्कस किया मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें अगर तो इस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं जब देश में सरकारी या किसी भी देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र एक साथ काम कर रहा हो, सह अस्तित्व के साथ काम कर रहा हो। जहां पर निजी लोग सक्षम है वह उत्पादन कर रहे हैं और जहां पर सरकारी जो है तंत्र सक्षम है उत्पादन का कार्य कर रही है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न का क्या जाएगा? सही विकल्प जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में भारत की गिनती कैसे होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में जब हम दुनिया के राष्ट्रों की तुलना करते हैं और जब हम कई बार प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो हम भारत की अर्थव्यवस्था को हम मुख्य रूप से विकासशील राष्ट्र के स्वरूप में देखते हैं। यानी हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री के रूप में जानी जाती है। पूरी दुनिया में विकासशील देशों के श्रेणी में भारत भी जो है शामिल है। हालांकि विकासशील देशों की श्रृंखला में भारत अग्रणी देशों की श्रृंखला में अग्रणी देशों में आता है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक जो है कंट्रीब्यूशन करता है, सबसे अधिक उत्पादन करता है, योगदान करता है। तो साथियों उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जिसमें अगर सबसे अधिक योगदान की बात करें साथियों तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, लगभग 52% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं पर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें साथियों तो लगभग 19% का योगदान देता है। वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें साथियों तो द्वितीयक क्षेत्र लगभग 28% तक का क्या करता है? लगभग योगदान देता है। सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है, कंट्रीब्यूशन है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है प्राथमिक क्षेत्र का है। अगला प्रश्न लेंगे साथियों, ये अगला प्रश्न आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा और ये अजीब इसलिए दिख रहा होगा कि ये नो ऑप्शन क्वेश्चन है। आपको यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाना है और आपको इसका सही विकल्प कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखता हूं कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सही विकल्प इस प्रश्न का कर पा रहे हैं। सही विकल्प का मतलब जरूरी नहीं है कि विकल्प में से आपको बताना है, आपको इस प्रश्न के बारे में बताना है। जैसे बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आपको बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बता देना है। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप थ्योरी लिख सकते हैं, आप कम से कम शब्दों में लिखने का जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना सटीक आंसर आप दे पाएंगे। क्लियर बात? चलिए मैं देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं और सही जवाब देने वालों के साथ मेरी बातचीत होगी अगली क्लास में, अगली वीडियो में जरूर उनके नाम के साथ प्रेजेंट होगा। सबसे पहला मैं उन्हीं के नाम के साथ आपके सेशन में जुड़ूंगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेप यानी जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। हम सभी जानते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पर दुनिया के अन्य देशों के साथ न व्यापार होता है न ही कोई रेमिटेंस होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। भारत भी 1991 के पहले भारत भी क्लोज्ड इकोनॉमी ही था। 1991 के बाद हमने नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत एलपीजी पॉलिसी हमने अपनाया, जहां पर अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने का काम किया। हालांकि 1991 के पहले हम पूरी तरीके से क्लोज नहीं थे, हमारा व्यापार तो होता था लेकिन कुछ गिने चुने राष्ट्रों के साथ ही व्यापार होता था। कह सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को, एक विकासशील अर्थव्यवस्था को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कई सारे विकल्प दिए हुए हैं। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आप बिल्कुल परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा की योजना चलती है जहां पर सभी को मुफ्त भोजन मिलता है। मुफ्त भोजन का मतलब मुफ्त अनाज मिलता है, तो ये तो बिल्कुल परिभाषा नहीं हो सकती है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था
के रूप में मुझे लगता है अब हमें तीसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जो कि विकासशील राष्ट्र होने के नाते हमारी एक विशेषता भी है कि हमारे वहां श्रम की अधिकता है और पूंजी की कमी है। तो श्रम आधिक्य के तौर पर पूरी दुनिया भारत को विकासशील देश के तौर पर मानती है। अगला प्रश्न होगा, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? साथियों, किसी भी देश का आर्थिक विकास वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। वहां पर किस प्रकार से पूंजी का निर्माण हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, वहां के बाजार का आकार क्या है, बाजार में प्रतियोगिता कैसी है, ये कई सारे पैरामीटर पर आधारित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा साथियों, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है साथियों, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को या जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का एकीकरण नहीं होता है, बाजार का एकीकरण नहीं होता है। जब घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समायोजन किया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा साथियों, अगला प्रश्न का वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या होता है? यहां पर था साथियों, प्रश्न अलग अलग है, ऑप्शन आपका अलग है। वैश्वीकरण का अर्थ था, यहां पर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की बात किया जा रहा है। वैश्विक व्यापार गुटों में स्थापना करना, व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सबसे सुटेबल आंसर होगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को क्या करना, समाप्त करना। ये इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही विकल्प जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होगा साथियों कि भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों के साथ जो लगे हुए प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को यथावत कम करना, कम से कम करने का जो प्रस्ताव है साथियों, वह भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प है। ऑप्शन सी प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? चलिए, ये प्रश्न का क्या विकल्प होगा, आप सभी को मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हालांकि मैं आपको विकल्प भी दे रहा हूं, आपके पास 4 विकल्प हैं, पर इन चारों विकल्प में आपको बताना है कौन सा सही विकल्प होगा, कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सुटेबल विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा साथियों, भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है? भारत में जब भी हम बेरोजगारी की बात करते हैं साथियों, तो हम कहते हैं भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब होता है जब देश की संरचनात्मक समस्याओं के कारण, स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी के कारण जब बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि श्रम आधिक्य है और उसकी आवश्यकता कम है, अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या इसके कारण उत्पन्न हो रही है, तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या कही जाती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित करने एवं प्रकाशित करने का कार्य वर्तमान में जो संस्था करती है उसको हम एनएसओ कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो 2 संस्थाओं के समायोजन से बना है, एक एनएसएसओ और एक साथियों क्या है, सीएसओ। 2019 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला विकल्प होगा अगला प्रश्न होगा, भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? तो भारत में मैंने अभी आपको बताया कि बेरोजगारी संरचनात्मक तो है ही, लेकिन भारत में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी पाई जाती है। और ग्रामीण भारत में जो विकसित राज्य हैं या विकसित जो शहर हैं, वहां पर चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न होगा, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? साथियों, कृषि में जब हम भारत के कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत के कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को ही हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसी को कई बार साथियों क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है साथियों जहां पर श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता होती है वह शून्य होती है, यानी जब एडिशनल लेबर लगाया जाता है उत्पादन के लिए तो टोटल प्रोडक्शन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी लोग लग रहा होता है कि काम कर रहे होते हैं लेकिन वास्तव में उनकी उत्पादन क्षमता शून्य होती है। ऐसी बेरोजगारी को साथियों क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे कई सारे सिनोनिम्स से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप किस प्रकार से देखने को मिलता है? मैंने आपको अभी बताया, कृषि में जब हम बेरोजगारी देखते हैं साथियों, तो कृषि में बेरोजगारी आप मुख्य रूप से मौसमी देख पाते हैं। कौन सा? कृषि में जो बेरोजगारी है मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी आप देख पाते हैं। ऑप्शन बी प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अभी हमने आपको बताया, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सीधा मतलब होता है जब अतिरिक्त श्रमिकों को लगाने पर कुल उत्पादन में कोई वृद्धि ना हो, जिसको आप सीधी भाषा में कहते हैं जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
तो यहां पर सही विकल्प होगा भाई साहब क्या, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का पर्याप्त होना, पूरे वर्ष भर प्रतिदिन काम करना, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। ऑप्शन आपका डी विकल्प सही विकल्प होगा। यानी यहां पर सही सही ये कहा जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक जब लोग काम पर लग जाते हैं तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात करूं साथियों तो अदृश्य बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, और इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी आपका सही विकल्प हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होगा कि जब वर्ष के कुछ मौसम भर ही केवल काम मिले और कुछ मौसम आपको खाली बैठना पड़ता है। और अदृश्य बेरोजगारी का मतलब गांव में चूंकि सीमित संसाधन होते हैं और सीमित संसाधन में जब आप अतिरिक्त जो है श्रमिक लगाकर काम करते हैं तो ये बेरोजगारी अक्सर देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न होगा साथियों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ये प्रश्न साथियों बहुत बार रिपीट हुआ है और ये साथियों सही विकल्प होगा शिक्षित बेरोजगारी। ये सवाल कई तरीके से पूछा गया है। सवाल इस तरह से पूछा गया है कि भारत में शहरी क्षेत्रों की बढ़ती बेरोजगारी का नाम बताइए, तो भी आपका सही विकल्प होगा साथियों शिक्षित बेरोजगारी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बेरोजगारी क्या है साथियों, जब पढ़े लिखे लोग रोजगार पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी अपने शिक्षा के अनुकूल जब नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप शिक्षित बेरोजगारी की कैटेगरी में है। ऑप्शन सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा, भारत में छिपी बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो मुख्य रूप से संबंधित अगर हम बात करें साथियों तो कृषि क्षेत्र में तो है ही, प्लस ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। शहर में नहीं मिलेगा, विनिर्माण क्षेत्र में नहीं मिलेगा आपको। एक और दो विकल्प सही होना चाहिए और इस प्रकार से आपका सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? साथियों संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें अगर तो ये देश की कह सकते हैं स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी के कारण इस बेरोजगारी को आंका जाता है, इस बेरोजगारी को माना जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अवस्फीति की अवस्था नहीं, भारी उद्योगों की अभिनति नहीं, कच्चे माल की कमी के कारण नहीं होता है। ये दरअसल होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण होता है। यानी कि श्रमिकों की संख्या ज्यादा है लेकिन उत्पादन क्षमता कम है, इसकी वजह से जो अंतर आ रहा है बेरोजगारी का उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कई बार कहते हैं। ऑप्शन सी सही विकल्प होगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? अभी हमने आपको बताया दोस्त, शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी। अगर आप इन सभी प्रश्नों को ठीक से कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से प्रश्न मिल जाएंगे, आपके एग्जाम में सीधे तौर पे आपको प्रश्न यहां से मिल सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः कहां पर आप लेते हैं? तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, सही विकल्प होगा। याद रखिएगा प्रश्न आपके सेम हो सकते हैं लेकिन विकल्प आपके अलग अलग हैं। तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जहां पे शून्य होती है साथियों, दैट इज कॉल्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? साथियों ये बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक बेरोजगारी होगी या शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा, जहां पर लोग अच्छी डिग्री धारक हैं उसके बावजूद भी अपनी डिग्री के अनुसार, अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुकूल वह नौकरी ढूंढ पाने में कर पाने में सक्षम नहीं है। डैश 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 बेरोजगारी तब होती है, कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है और कुछ महीने वे काम करते हैं। साथियों सही विकल्प होगा मौसमी बेरोजगारी, इसको हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज के सेशन के बाद बेरोजगारी के टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम जो है और किस नाम से जानते हैं साथियों? तो याद रखिएगा इसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं, यानी यह कुछ कार्य और कुछ कार्य न करने की दशा होती है। क्लियर बात यहां पर, ये संघर्ष संबंधी बेरोजगारी नहीं है या मौसमी नहीं है या नहीं यह चक्रीय बेरोजगारी होती है। अगला प्रश्न होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी इनमें से किसकी एक विशेषता है? आप सभी को पता होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की एक जो है वह एक विशेषता है। अगला प्रश्न होगा, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को संख्या को कहा जाता है। जब वर्ष के अधिकांश हिस्सों में लोग बेरोजगार होते हैं तो उसे हम सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं, यानी इसको हम बात करें यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसे हम यूजुअल स्टेटस का अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी सामान्य स्थिति की बेरोजगारी के नाम से उसे दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न होगा साथियों, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी साथियों संरचनात्मक है। साथियों ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये प्रश्न जो थे साथियों ये रिपीट एग्जाम थे। अगर आप इनका रिवीजन करते हैं और बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको इसी तरीके से इसी स्तर के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी
मिल जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 के साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आप सभी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और हाँ, आपसे पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र में जो आपसे विकल्प पूछा गया, कृषि क्षेत्र में कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत लोग काम करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, ये आपको विकल्प में यानी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।